ये आकाशवाणी है। चलती रहे जिंदगी प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार सतत विकास की आपदाओं की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक चलती रहे जिंदगी की 8वीं कड़ी उम्मीद की किरण। आप लोग कुछ खा क्यों नहीं रहे? आप खाइए ना। अरे जलेबी तो दीजिए। हाँ, ये आप खाकर देखिए जरा। हाँ, एक बार टेस्ट जरूर कीजिए कैसे कर लो बेटा, आप भी लो। वैसे राकेश जी, आपकी ये बात गलत है। आप अकेले आए हैं और परिवार को साथ लाते तो उन्हें भी दिल्ली घुमाते। वैसे राकेश, जो पिछली बार आए थे तब भी इन्होंने वादा किया था कि परिवार को साथ लेकर आएंगे अगली बार, लेकिन अभी तक इनकी कॉलेज वाली आदत नहीं गई। अपनी कही हुई बात भी भूल जाते हैं। वसुधा, तुम्हें भी सारी पुरानी बातें याद रहती हैं? इस समय मेरा प्रोग्राम अचानक से बना और बच्चों की परीक्षा भी पास में है, इसलिए उनकी भी आने की इच्छा नहीं थी। खैर, इस बार हम लोगों ने छुट्टियों में दिल्ली और चंडीगढ़ का प्लान बना रखा है। वाह अंकल, तब तो जब आप लोग आएंगे हम लोग भी आपके साथ चंडीगढ़ चलेंगे। सुना है बड़ा ही सुंदर शहर है। हाँ बच्चों, साथ में चलेंगे, बड़ा मजा आएगा। और हाँ, उससे पहले तुम लोग हमें दिल्ली घुमाना। अरे हाँ जरूर। वाह अंकल, मुझे तो घूमने में बड़ा मजा आता है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग इंडिया गेट जाएंगे। कितनी शांति मिलती है ना वहाँ। खुला खुला सा मैदान, उसके सामने राष्ट्रपति भवन है और वहीं पास में भारत की संसद। बिल्कुल। और वहाँ से कुछ ही दूरी पर मेरा ऑफिस भी है। अरे हाँ अंकल, उसके बाद हम मम्मी के ऑफिस राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र भी जाएंगे। हाँ, बच्चों को वहाँ काफी मजा भी आएगा और वो काफी नई बातें सीखेंगे। बच्चे अक्सर पूछते रहते हैं कि वसुधा आंटी वैज्ञानिक अधिकारी हैं, तो उनका विज्ञान संग्रहालय में क्या काम होता है? अरे वो भी खुद देख लेंगे कि वहाँ वसुधा आंटी क्या करती रहती है। हाँ, क्यों नहीं। वैसे हमारे यहाँ काफी रोचक ढंग से विज्ञान को समझाया जाता है। कुछ दिनों पहले ही मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि वहाँ पर डायनासोर का बड़ा सा मॉडल बनाया गया है। हाँ, पिछले महीने ही डायनासोर के मॉडल को लाया गया था। काश डायनासोर असली में होते। कितना बड़ा होता ना, देखने में भी बड़ा मजा आता। मजा तो तब आता जब वो तुझे जिंदा छोड़ता। अरे क्या बोलते? दीदी, जब इंसान ने हाथी जैसे जीव को काबू में कर लिया तो थोड़ी मेहनत से वह डायनासोर को भी काबू में कर लेता। ये हुई ना बात। हाँ, इंसान शायद उसे काबू कर लेता, लेकिन बेचारा हजारों साल पहले ही इस धरती से विलुप्त हो गया। हाँ, ये तो है। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिससे इतने भारी और शक्तिशाली जीव का अस्तित्व ही मिट गया? बच्चों, हालांकि इस बारे में अभी तक पूरा सच तो पता नहीं चला है, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार कुछ ऐसे कारण रहे होंगे जिससे इस जीव का धरती से सफाया हो गया। बच्चों, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि विशाल उल्काओं की धरती से टक्कर होने से निर्मित हुई स्थितियों के कारण इस विशालकाय जीव का खात्मा हुआ। वैसे बच्चों, इस बारे में तो कोई बहुत अच्छे पर्यावरणविद जैसे कि राकेश जी वो ही बता सकते हैं। अरे, राकेश अंकल भी पर्यावरण विज्ञान पढ़ाते हैं। हाँ, बिल्कुल। और लोकेश को अंकल की बात भी जल्दी समझ आ जाती है। भाई बच्चों, कुछ लोगों का मानना है कि डायनासोर पृथ्वी की बदली जलवायु में अपने आप को ढाल नहीं पाए होंगे, जिससे वो धरती से विलुप्त हो गए। लेकिन राकेश जी, जलवायु परिवर्तन का खतरा तो आज भी मंडरा रहा है। रोज समाचार पत्रों में जलवायु परिवर्तन से संबंधित खबरें आती रहती हैं। तो इस बार कहीं हम इंसानों की बारी तो नहीं? पता चले जलवायु में होने वाले तीव्र बदलावों के कारण मानव का ही नामो निशान मिट जाए। हाँ, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या इसी तरह बढ़ती रही तो हो सकता है भविष्य में हमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़े। अरे घबराओ मत बच्चों, इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब हमने इन समस्याओं के कारणों को समझना शुरू कर दिया है। अब हमें समझ आ गया है कि हमें इस धरती का दोहन नहीं करना है। इसीलिए तो पूरे विश्व में टिकाऊ विकास
यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातें हो रही हैं। और बच्चों, अंकल भी यहाँ ऐसे ही एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भागीदारी के लिए आए हैं, जहाँ पर टिकाऊ विकास यानी समावेशी विकास की बात होगी, जिसमें विकास के साथ साथ पृथ्वी के विभिन्न घटकों का इस प्रकार उपयोग किया जा सके जिससे प्राकृतिक संतुलन भी बना रहे और सभी अपनी आवश्यकताओं को पूरा भी करते रहें। यानी ऐसा विकास जो समावेशी हो, जिसमें हम पृथ्वी के विभिन्न तत्वों का आवश्यकता अनुसार ही उपयोग करें। विकास ऐसा हो जिसमें हवा, पानी और मिट्टी को बिना प्रदूषित किए हम आगे बढ़ते जाएं। कुछ दशकों से हमने ऐसा विकास किया है जिसमें हमने प्राकृतिक संसाधनों का बहुत अधिक दोहन किया, बिल्कुल उनकी क्षमता से भी अधिक। और तो और हमने बिना सोचे समझे ऐसे कार्य किए जिनसे वातावरण प्रदूषित हो गया। सच में मम्मी, आजकल प्रदूषण कितना बढ़ गया है। लेकिन एक अच्छी बात यह है बच्चों कि तुम्हें इस समस्या का पता है। इसी तरह यदि सभी नागरिक जागरूक हो जाएं, तो हम इस समस्या का सामना कर सकते हैं और सभी के लिए जीवन में पृथ्वी को खुशहाल रख सकते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिससे सदियों से जीवनमयी बनी धरती पर प्रदूषण के बादल मंडराने लगे? देखो बेटा, पिछली 2 शताब्दियों में मानव जनसंख्या के फैलाव, प्राकृतिक संसाधनों के प्रति व्यक्ति मांग में वृद्धि और प्राकृतिक पर्यावरण में मानव द्वारा बनाए गए रसायनों जैसे उर्वरक, प्लास्टिक एवं कीटनाशक आदि के कारण वैश्विक पर्यावरण और मानव जाति पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। वैसे दिनकर सीए होने के कारण तुम इस बात को अच्छी तरह समझा सकते हो। हाँ, बिल्कुल। अब बच्चों, देखो, धरती ने मानव को बहुत कुछ दिया, लेकिन मानव का लालच बढ़ता गया और आज स्थिति ऐसी है कि धरती का संसाधनों वाला बैंक तेजी से खाली होता जा रहा है। और यदि यही हाल रहा तो एक दिन प्राकृतिक संसाधन खत्म हो जाएंगे और फिर हमारे पास हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। हाँ बेटा, मानव जाति ने बिना हिचके हुए सदैव अपने लाभ के लिए धरती पर नियंत्रण करने एवं उसका शोषण करने का प्रयास किया है। और इस अति ने प्रकृति के संतुलन के लिए ही खतरा उत्पन्न कर दिया है। असल में मानवीय गड़बड़ियों से उबर पाने की प्राकृतिक पर्यावरण की क्षमता सीमित है। भाई, अब सभी की भलाई के लिए एक ही रास्ता है, वो है टिकाऊ विकास का। ऐसा विकास जिसमें हवा, पानी, विद्युत सहित प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी हो। हाँ बिल्कुल। और इसके साथ ही सामाजिक विज्ञान ने न्याय संगत आर्थिक विकास के महत्व की ओर भी ध्यान आकर्षित किया है। अच्छा, तो क्या वैश्विक स्तर पर इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं? हाँ, सन 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण और विकास सम्मेलन में इस दिशा में प्रयास आरंभ हुआ। उस सम्मेलन में गरीबी, उपभोक्ता पैटर्न, स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं जैव विविधता के संरक्षण सहित अनेक विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। ये तो बहुत ही अच्छी बात है अंकल। समझ रहे हो ना? टिकाऊ विकास के लिए वैश्विक साझेदारी पर सहमति बनी। इस स्वीकार्यता के कारण 8वें सहस्राब्दी विकास लक्ष्य तैयार किए गए थे। हाँ, और ये लक्ष्य वर्ष 2000 से वर्ष 2015 तक की समयावधि के लिए बनाए गए थे। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा दिनकर जी ने। और संयुक्त राष्ट्र के इन लक्ष्यों में से अधिकांश में काफी सफलता भी मिली, लेकिन अभी भी मंजिल दूर है। वैसे समय समय पर इस दिशा में और विचार मंथन होता गया। वर्ष 2002 में जोहानिसबर्ग सम्मेलन में भी टिकाऊ विकास पर काफी चर्चा हुई। यानी बहुत सालों से टिकाऊ विकास पर बातें हो रही हैं। लेकिन इतने सालों बाद भी कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई क्या? बेटा, जब बात पूरे विश्व की हो ना, तब थोड़ा समय तो लगता ही है। और फिर आज भी सभी देश अपने अपने फायदे नुकसान की पहले सोचते हैं, इसलिए सभी के किसी एक बात पर सहमत होते होते काफी समय निकल जाता है। वैसे वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2030 तक के लिए टिकाऊ विकास का एक दस्तावेज प्रस्तुत किया है, जिसमें बताए गए कार्यों को अमल में लाने से दुनिया में बदलाव लाने की आशा व्यक्त की गई है। तो क्या राकेश अंकल, भारत में भी इस दिशा में कोई काम हो रहा है जिससे हम टिकाऊ विकास को प्राप्त कर सकें? हाँ मोनिका, भारत का नीति आयोग टिकाऊ विकास के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक नीति निर्धारण में अहम भूमिका निभा रहा है। टिकाऊ विकास के दस्तावेज में 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिनके अंतर्गत 169 उप विषयों को शामिल किया गया है। और सबसे अहम बात यह है बच्चों कि ये लक्ष्य वैश्विक हैं, ये सभी के लिए हैं, चाहे वो विकसित देश हो या विकासशील देश। और बच्चों, इसमें सबसे अच्छी बात तो ये है कि इन लक्ष्यों में टिकाऊ विकास के तीनों अहम बिंदुओं आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण का समन्वय है।
तब तो इन लक्ष्यों में उन सभी बातों को शामिल किया गया होगा जिनके प्रति पूरी दुनिया में चिंता देखी जा रही है। हाँ लोकेश, यही तो इस दस्तावेज की खासियत है। इसमें गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी से मुक्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, बाल विकास, स्वच्छ जल उपलब्धता और स्वच्छता, नवीकरणीय ऊर्जा, आर्थिक विकास, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता संरक्षण सहित शांति और समानता जैसे सभी महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया है। हमारे देश में भी तो व्यापक स्तर पर स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है। बिल्कुल। हाँ लोकेश, देश में तो चल रहा है। कभी तुम अपना स्कूल बैग भी साफ कर लिया करो। पापा, इसके स्कूल बैग खोलने पर आपको उसमें सिर्फ टॉफियों के रैपर ही मिलेंगे। अच्छा लोकेश, ये तो अच्छी बात नहीं है। पहले हमें अपने घर से या कहीं अपने से ही सफाई का आरंभ करना चाहिए, तभी तो स्वच्छ भारत का लक्ष्य पूरा हो सकेगा। मम्मी, आपको तो पता ही है, दीदी को तो मेरी शिकायत करने का बहाना चाहिए होता है। अच्छा जी। एक बार उन्होंने मेरे बैग से रैपर क्या निकाला, उन्हें लगता है मैं अपना बैग साफ ही नहीं रखता। उनका पर्स तो देख लो, पता नहीं कितना सामान उसमें रखती हैं। अच्छा बस, तुम दोनों बस करो। एक दूसरे की गलतियां बताने से अच्छा है पहले अपने पर ध्यान दो। वैसे बच्चों, यही बात टिकाऊ विकास का भी आधार है। हर देश दूसरे देश के कार्बन उत्सर्जन दोहन पर बात करता है, वो अपनी गतिविधियों को नहीं देखता। ठीक कहा आपने, लेकिन टिकाऊ विकास का लक्ष्य हर व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार करना है, सभी को समान अवसर और समान संसाधन मुहैया कराना है। बिल्कुल। हमारे देश में भी इस दिशा में काफी कार्य हो रहा है। हाँ, यदि हम टिकाऊ विकास की क्षेत्रवार बात करें तो ऊर्जा के मामले में भारत ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हर घर तक ऊर्जा आपूर्ति के लिए ऊर्जा के स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर ध्यान दिया गया है। जी अंकल, तभी हमारे देश में आजकल सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। बिल्कुल सही कहा। वर्ष 2030 तक सभी को निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए नवीकरणीय या अक्षय ऊर्जा स्रोतों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। और इस कदम में ऊर्जा दक्षता यानी विद्युत का समुचित और पूर्ण उपयोग किया जाना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि विद्युत उत्पादन से अधिक अहम है उत्पादित विद्युत का संरक्षण करना। आपको पता है, बचाई गई 1 यूनिट उत्पादित की गई लगभग 1.5 यूनिट के बराबर होती है। सतत विद्युत आपूर्ति के लिए तो आधारभूत संरचना का विस्तार करना होगा। इसके अलावा उपलब्ध प्रौद्योगिकी को भी उन्नत किया जाना होगा ताकि विद्युत की बर्बादी कम से कम हो। अंकल, अब तो परेशानी बस ये है कि जो अक्षय ऊर्जा के स्रोत हैं, उपभोक्ता तक उनकी आसानी से पहुंच नहीं है, या फिर वो परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से महंगे हैं। हाँ मोनिका, तुम्हारी बात थोड़ी सही है, लेकिन आजकल LED जैसे तकनीक से ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा मिला है और आने वाले समय में संभव हो सकता है कि अक्षय ऊर्जा के स्रोत भी परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की तरह सस्ते और सुलभ हो जाएं। भारत ने तो इस कार्य के लिए राष्ट्रीय सौर मिशन कार्यरत है, जिसका लक्ष्य अक्षय ऊर्जा के वैश्विक सूचकांक में भारत की हिस्सेदारी को बढ़ाना है। तब तो संभव है कि एक दिन हमारे देश के सभी घर स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी से जगमगाएंगे, जिनसे कोई प्रदूषण भी नहीं होगा और ना ही प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित एक दूसरा लक्ष्य है कृषि का। हमारा देश तो वैसे भी कृषि प्रधान देश है। अगर इस देश में कृषि के क्षेत्र में सुधार होगा तो पूरे देश का कल्याण हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा। और इसीलिए ऐसी कृषि क्रांति पर जोर दिया जा रहा है जो हरित हो, यानी दूसरी हरित क्रांति, जिसमें मिट्टी और पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए पैदावार में बढ़ोतरी की जा सके। इसके लिए आजकल जैव उर्वरकों की काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग ने मिट्टी की उर्वरकता नष्ट कर दी है। इसके साथ ही रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों ने मिट्टी और पर्यावरण की नाजुक जैव विविधता को भी नुकसान पहुंचाया है। बात तो सही है। आजकल कीटनाशकों को इतना ज्यादा प्रयोग में लाया जा रहा है कि फसल के लिए उपयोगी कीट भी समाप्त हो रहे हैं और हानिकारक रसायनों से कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा भी है। इसीलिए 2030 के टिकाऊ विकास के लक्ष्यों में कृषि को शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत बीजों की आनुवांशिक विविधता पर ध्यान दिया जाना शामिल है। आनुवांशिक संसाधनों के साथ ही परंपरागत ज्ञान के साथ वांछित लक्ष्य को पूरा किया जा सकेगा। इसके अलावा मिट्टी की जांच करने की योजना चलाई जा रही है, जिसके लिए स्वास्थ्य कार्ड योजना चलाई जा रही है। इस योजना से मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्वों की जांच की जाती है,
जो तत्व उसमें कम होता है उसे उर्वरकों द्वारा उसमें समाहित किया जाता है। अच्छा। और पैदावार बढ़ने से किसानों का जीवन स्तर सुधरेगा और काफी हद तक देश को गरीबी से मुक्ति मिलेगी। अधिक पैदावार से कुपोषण की समस्या का हल भी हो सकेगा। वैसे खेती का सीधा सीधा संबंध खाद्य सुरक्षा से भी है। माँ, कैसी विडंबना है ये। एक तरफ कुछ लोग बहुत सारा खाना जूठा छोड़ते हैं और दूसरी ओर लाखों लोगों को भरपेट खाना भी नहीं मिलता। ऐसी आदतों को ही तो हमें मिटाना है, बिल्कुल, जिससे समाज के संसाधनों का एक ही व्यक्ति या एक वर्ग द्वारा दुरुपयोग ना हो। मैं तो आज से ही प्रण लेता हूँ कि कभी भी खाना व्यर्थ नहीं करूँगा। बहुत अच्छा, शाबाश। अरे बेटा, आज तो मुझे तुझ पर गर्व हो रहा है। जिस बात को लोग लंबी उम्र गुजर जाने के बाद भी नहीं समझते, उसे तू आज समझ गया। हाँ माँ, आखिर भाई किसका है? वैसे गांव की बात तो दूर, आजकल शहरों में भी अनेक लोग दयनीय हालत में हैं। हाँ पापा, हमारे शहर में कितने लोग सड़कों पर ही सोते मिल जाएंगे और शहर में कितनी ही ऐसी बस्तियां मिल जाएंगी जहाँ पानी और विद्युत आपूर्ति की पर्याप्त सुविधा नहीं है। मुझे तो ऐसे स्थानों पर जाना बिल्कुल पसंद नहीं। कितनी गंदगी होती है वहाँ पर। वैसे बढ़ती जनसंख्या और तेजी से होते शहरीकरण के कारण शहर अपने आप को समय पर संभाल नहीं पा रहे हैं। इसीलिए आज स्मार्ट शहरों की आवश्यकता महसूस की जा रही है। स्मार्टफोन तो सुना था, लेकिन स्मार्ट सिटी तो आज ही सुन रहा हूँ। क्या इसमें सब सुविधाएं अपने आप मिल जाती हैं? बस बटन दबाओ और चीजें सामने। कैसी बात है। लोकेश, असल में स्मार्ट सिटी मिशन में स्वच्छ जल की पर्याप्त आपूर्ति, सफाई, ठोस कचरा प्रबंधन, प्रभावी शहरी परिवहन एवं सार्वजनिक परिवहन, मजबूत आईटी संपर्क, गरीबों के लिए किफायत आवास जैसी प्रमुख ढांचागत सेवाओं के इंतजाम पर जोर दिया जा रहा है। सन 2030 तक स्मार्ट सिटी के लक्ष्य को प्राप्त करने पर जोर दिया जा रहा है, जिसके लिए सरकार अनेक योजनाओं को चला रही है। बिल्कुल। और ऐसे स्मार्ट शहर तो वाकई टिकाऊ विकास के आधारभूत स्तंभ साबित होंगे, जिसमें सभी के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। हाँ, वाकई ऐसे शहर में समाज के सभी वर्गों को जीवन यापन की सभी आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। भारत ने आरंभिक स्तर पर 100 ऐसे शहरों का चयन भी किया है जो स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित किए जाएंगे। तो माँ, ऐसे शहरों में प्रौद्योगिकी का खास महत्व होता होगा ना? हाँ, स्मार्ट सिटी के विकास में प्रौद्योगिकी का विशेष महत्व होगा। शानदार आईटी संचार और डिजिटलाइजेशन की व्यवस्थाएं कामकाज को आसान बनाएंगी। यहाँ सबको शिक्षा और स्वास्थ्य की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। वैसे शिक्षा और स्वास्थ्य तो सभी नागरिकों का अधिकार है, फिर ये शहरों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। हाँ लोकेश बेटा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। शिक्षा और स्वास्थ्य तक सभी की पहुंच होनी चाहिए। इसीलिए सहस्त्राब्दी के लक्ष्यों में इन दोनों क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया गया है। भारत में प्राथमिक शिक्षा को कानूनन रूप दे दिया गया है। स्वास्थ्य की बात करें तो लक्ष्यों में बाल मृत्यु दर घटाना शामिल है। उप सहारा अफ्रीका में प्रतिदिन 17,000 बच्चे अपनी जान गंवा रहे हैं। प्रत्येक 10 में से एक बच्चा 5 वर्ष की आयु से पहले ही मर जाता है, जो विकसित क्षेत्रों की औसत का 15 गुना है। इसलिए वैश्विक स्तर पर बाल मृत्यु दर को घटाना मुख्य चुनौती है। हालांकि पिछले 2 दशकों में विश्व भर में मातृ मृत्यु दर 47% गिरी है। इसी तरह गर्भवती महिलाओं को विशेष देखभाल सुविधाएं प्रदान करना एवं सुरक्षित प्रसव जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना शामिल है। अंकल, आजकल तो बीमारियां मानव को बहुत परेशान करती हैं। हाँ मोनिका, टिकाऊ विकास के लक्ष्यों में जैव प्रौद्योगिकी की मदद से एड्स, मलेरिया और टीबी जैसे अन्य गंभीर बीमारियों का सामना करना शामिल है। पिछले दशक में वर्ष 2000 से मलेरिया से लगभग 10 लाख लोगों को मौत के मुंह से बचाया गया और क्षय रोग यानी टीबी के उपचार से 2 करोड़ जानें बचाई गई हैं। मलेरिया से तो मुझे डर लगने लगा है। पिछले साल मुझे भी मलेरिया हुआ था। मेरी हालत काफी दिनों बाद सही हुई थी। मलेरिया से निपटने के लिए सबसे अच्छा उपाय तो यही है कि मच्छरों को पैदा ही न होने दें, कभी भी पानी का भराव न होने दें। लेकिन हर बार बारिश के बाद शहर हो या गांव, पानी जमा हो ही जाता है और यदि कहीं भी बाढ़ आ जाए तो मलेरिया ही नहीं, महामारी फैलने का खतरा भी रहता है। हाँ बिल्कुल। और इसके अलावा भूकंप के आने, आग लगने, बाढ़ आने जैसी आपदाओं के बाद स्वास्थ्य पर खतरा मंडराता रहता है। बिल्कुल। इसलिए वर्ष 2030 तक आपदाओं में कमी करने का लक्ष्य रखा गया है।
इसके लिए प्रभावी आपदा तंत्र के साथ ही प्रौद्योगिकियों को विकसित करना है, जिससे जान माल की हानि को कम किया जा सके। अंकल, मुझे याद है अभी 2-3 सालों पहले ही भारतीय मौसम विभाग ने हुदहुद और फेलिन चक्रवातों की जानकारी समय रहते ही दे दी थी, जिससे काफी लोगों को सुरक्षित निकाला जा सका और जान माल की हानि से बचा जा सका। वाह मोनिका, तुम्हारी जानकारी तो एकदम सही है। असल में दिनों दिन उन्नत होती प्रौद्योगिकी से मौसम के पूर्वानुमान में सुधार आया है। इसी तरह अन्य आपदाओं से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी हमारी मदद करेगी। हाँ बिल्कुल, जैसे सुनामी जैसी भयावह आपदा के पूर्वानुमान के प्रयास भी किए जा रहे हैं। नवंबर 2016 में जापान में आए भूकंप के दौरान सुनामी की चेतावनी जारी की गई थी, जिससे सुरक्षात्मक कदम उठाए जा सके। इन सब के अलावा टिकाऊ विकास के लक्ष्यों में महासागरीय परिस्थिति तंत्र सहित पृथ्वी पर उपस्थित विभिन्न नाजुक परिस्थिति तंत्रों के संरक्षण के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। वैसे सबसे मुख्य बात है कि टिकाऊ विकास में हर इंसान को अपना योगदान देना होगा, क्योंकि सभी के प्रयासों से ही हम धरती को बनाए रख सकते हैं। बिल्कुल, और इसके लिए पृथ्वी के प्रत्येक हिस्से का संरक्षण करना जरूरी है। आखिर हर हिस्से का अपना योगदान है। महासागर की बात करें तो वो पृथ्वी के लगभग 2/3 हिस्से पर फैले हैं और वो प्राकृतिक संसाधनों के भंडार भी हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है बच्चों कि महासागर पृथ्वी के तापमान को नियत बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा मछली उत्पादन सहित उनका आर्थिक महत्व भी है। अंकल, मैंने तो सुना है महासागरों में पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव यानी कि व्हेल भी पाया जाता है। वैसे अगर आज धरती पर डायनासोर होते तो शायद वे व्हेल से भी विशालकाय होते। लोकेश, ख्याली पुलाव पकाना छोड़ दो। इस समय दुनिया का सबसे बड़ा जीव व्हेल ही है। और दीदी, आपका नाम तो जैसे दुनिया के सबसे बुद्धिमान जीव की लिस्ट में पहले स्थान पर होगा। तुम दोनों की नोकझोंक चलती रहती है। जितना झगड़ते हो आपस में, उतना प्रेम भी तो करते हो। बच्चों, इसी तरह का प्रेम हमें हमारी धरती से भी करना है, ताकि वो हमें और हमारी आने वाली पीढ़ियों का भरण पोषण करती रहे और हम भी उसे सुंदर और स्वच्छ बनाए रखने में मदद करें। बच्चों को ही नहीं, हम सभी को ऐसे कामों में सहयोग करना होगा, जिससे प्यारी पृथ्वी सदैव जीवनमय और सुंदर बनी रहे। तो हम सभी आज से शपथ लेते हैं कि हम टिकाऊ विकास में अपना योगदान देंगे और पृथ्वी ग्रह की सुंदरता को बनाए रखेंगे। शाबाश बच्चों। चलती रहे जिंदगी। अभी आप आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार प्राकृतिक आपदाओं की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक चलती रहे जिंदगी की 8वीं कड़ी उम्मीद की किरण सुन रहे थे। आलेख अभय SD राजपूत का, समन्वय दिलीप झा, डॉक्टर R गोपीचंद्रन और डॉक्टर BK त्यागी, निर्देशन काजल सूरी, प्रस्तुति सहायक नेहा टक। भाग लेने वाले कलाकार थे अनुराग अरोड़ा, प्रियंका शर्मा, नीरज शर्मा, इशिता मोहन और सजग अरोड़ा। साथियों, अभी जाइए नहीं, अब समय है आपसे किए जाने वाले सवालों का। हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे। सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, रासायनिक उर्वरकों के क्या नुकसान हैं? और दूसरा प्रश्न है, पर्यावरण के नुकसान के क्या कारण हैं? प्रश्न एक बार फिर, पर्यावरण के नुकसान के क्या कारण हैं? हमारा पता नोट करें, विज्ञान धारावाहिक चलती रहे जिंदगी द्वारा केंद्र निदेशक, कमरा नंबर 615, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप अपने उत्तर ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radio@vigyanprasar.gov.in। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। जवाबों के साथ अपना पूरा नाम, पता, आयु, व्यवसाय। यदि विज्ञान क्लब से जुड़े हैं तो कुल सदस्यों की संख्या लिखना ना भूलें। हाँ, अगर आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो वो भी जरूर लिख भेजिएगा। धारावाहिक चलती रहे जिंदगी की अगली कड़ी इसी दिन और इसी समय लेकर अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, शुभकामनाएं।